बस एक रैंप कम, एक लिफ्ट खराब या एक वेबसाइट जो स्क्रीन रीडर नहीं पढ़ पाती और काबिलियत दरवाजे पर ही रुक जाती है। सवाल हिम्मत का नहीं, सिस्टम की तैयारी का है। भारत में दिव्यांगता कोई दूर या कोई पुरानी बात नहीं, यह हकीकत है। और यह हकीकत कहती है दया नहीं, अधिकार चाहिए। यही संदेश देता है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। भेदभाव नहीं, बैरियर फ्री पहुंच अनिवार्य हो और रीजनेबल एकोमोडेशन यानी छोटे छोटे बदलाव जो बड़े दरवाजे खोलते हैं, जिसकी पैरवी हमारा संविधान करता है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 41, 42 जो बराबरी का हक देते हैं, गरिमा और गारंटी देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कानून में, जो कि आपको कानून की बारीकियों को समझाता है सामान्य भाषा में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। तो आज आपका कानून के इस स्पेशल एपिसोड में हम समझेंगे दिव्यांगता को, दिव्यांगजनों के अधिकार को, 2016 के एक्ट के बाद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या बदला है, रीजनेबल एकोमोडेशन इसका सरल अर्थ क्या है, कौन कौन से कानून इस दायरे में हैं, आपके राइट्स क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बेंचमार्क, डिसेबिलिटी क्या होती है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट UDID क्यों ज़रूरी है, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, ट्रांसपोर्ट, बैरियर फ्री का मतलब दरअसल क्या है, कैसे हम ये पूरा इकोसिस्टम बनाएं अपने दिव्यांगजनों के लिए। तमाम मुद्दों पर होगी बातचीत। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, आइए आपसे उनका परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त शोभा गुप्ता जी हैं, आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट। शोभा जी, बहुत स्वागत है आपका। Thank you very much, ma'am. आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी काम किया है, खासकर अगर मैं डिसेबिलिटी से जुड़े तमाम पहलुओं की बात करूं। शोभा जी का स्वागत। और रावी बीरबल जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट। आपका भी बहुत स्वागत है संसद टीवी में। इससे पहले तमाम इससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर बारीकी से आपकी नज़र रही है और बड़ा काम आपका रहा है। और ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हैं सुनील मंगल जी, कानपुर से जुड़े हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक्सेसिबिलिटी एंड रिहैबिलिटेशन, बहुत ज़्यादा काम आपका, खासकर आप जो एक्टिव हैं इस फील्ड में, जो हमारे डिसेबल पर्सन से उनके राइट्स को लेकर। आपका भी स्वागत है सुनील जी संसद टीवी में। और आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की बहुत ही बेसिक सवाल से, क्योंकि सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि दिव्यांगता क्या है और लॉ इसे कैसे डिफाइन करता है। शोभा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। हम चाहेंगे कि संक्षेप में बताइए कि जो हमारा दिव्यांगता कानून है 2016, इसका मूल उद्देश्य क्या है और कैसे इसने डिसेबिलिटी को डिफाइन किया है। जी, सबसे पहले इट्स अ कॉम्पैक्ट एक्ट मैम जी, एंड इट हैज़ एक्सीलेंट फीचर्स। इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ 1995 WPD एक्ट। जी, 1995 वाला जो एक्ट है, it has acknowledged only the 7 type of disabilities. 2016 जो एक्ट आया है, it acknowledges 21 type of disability. Now this act, what this act, purpose of this act? The act purpose is, it provides you right to equality, right to education, right to employment, right to social security and health care. So it's a compact act. Okay. तो जैसा कि शोभा जी बता रही कि ये पूरी तरह से कॉम्पैक्ट एक्ट है और हर उस पहलू पर बारीकी से नज़र रखता है जिसमें ये सुनिश्चित हो सके कि संविधान के अनुसार समानता कहाँ तक जाती है और किस तरीके से परिभाषित होती है। रावी जी, पिछले 2 सालों में अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक्ट भी 2016 का है, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो दिव्यांगजनों के लिए जो सबसे ज़रूरी नए बदलाव आए हैं वो क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे वर्डिक्ट रहे हैं जिसमें उन्होंने डिफाइन किया है। मैं समझना चाहूँगी कि 2 सालों में क्या कुछ माइलस्टोन चेंज हमने देखे? आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है। मैं ये कहूँगी पिछले 2 सालों में बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम चेंजेस आए हैं, जिन्होंने सिर्फ लॉज बनाने की बात नहीं करी है, बट एक्चुअली में एग्जीक्यूशन की भी बात करी है। फॉर एग्जांपल, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कबीर पहाड़िया के जजमेंट में रिआइटरेट किया है कि अपना हक एक डिसेबल पर्सन की तरह मांगना, मैं डिवाइनली एबल्ड कहना पसंद करती हूँ उनको, डिवाइनली एबल्ड पर्सन की तरह अपने हक को मांगना एक फंडामेंटल राइट की बात है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात है और उसमें कोई
चैरिटी की बात नहीं है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी सेलिब्रेटेड जजमेंट में मध्य प्रदेश के ऐसे रूल्स को स्ट्रक डाउन किया जो कि विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेट करने से रोकती थी। अब वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जुडिशरी एग्जाम्स में। फिर रीना बैनर्जी की जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां पे डिसेबिलिटी एक्ट का कंप्लायंस ठीक से नहीं है, एंड उन्होंने प्रोजेक्ट एबिलिटी एम्पावरमेंट के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसके तहत उन्होंने 8 लॉ स्कूल्स को ऑल ओवर द इंडिया रीजन्स एरियाज मार्क किए हैं। वो एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के कॉग्निटिव डिसेबिलिटी लोगों को देखेंगे, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है देखेंगे, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्यों एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही है, और डिसेबिलिटी एक्ट के रिलेटेड भी लोगों को देखेंगे कि क्या बेटर स्टेप्स हो सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है। गवर्नमेंट ने भी बहुत पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं। अब 2024 और 25 के बाद से जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रोसीजर है वो काफी स्ट्रीमलाइन रहेगा। आधार कार्ड का यूज रहेगा। 1 महीने के टाइमलाइन को 3 महीने में कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंटली अब आप कलर कोड से डिफाइंड होंगे। जैसे अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम है तो आप व्हाइट कोड से डिफाइंड होंगे। अगर 40% टू 80% है तो आप येलो कोड से डिफाइंड होंगे। 80% या अबव है तो आप ब्लू कोड से डिफाइंड होंगे। उसके अलावा एक बहुत ही प्रैग्मेटिक और पॉजिटिव चेंज आया है जो आपका रूल 15 है, रूल्स विद रिस्पेक्ट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी 2017। उसमें एक स्पेसिफिक कोड बना है कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं थ्रू आउट द कंट्री, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों, वो लोग ये निकालेंगे कि जो डिसेबल बच्चे हैं या डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिकली और कम्युनिकेशन में क्या दिक्कतें आती हैं और उनके लिए क्या रेमेडियल मेजर्स होनी चाहिए। और इसके अलावा अनदर पॉजिटिव चेंज कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रज्ञा प्रसून की जजमेंट में कहा है कि जो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी है वो भी डिवाइनली एबल लोगों को पूरी तरह से मिलनी चाहिए। सो नॉट जस्ट फ्रेमिंग ऑफ लॉज बट टुवर्ड्स एग्जीक्यूशन वी आर मूविंग। बिल्कुल। सुनील जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। ज़मीनी स्तर की मैं अगर बात करूं तो काम करते हुए आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिव्यांगजनों के सामने सबसे बड़ी परेशानी क्या देखी है? क्योंकि आप डेली रूबरू हो रहे हैं उन लोगों से, जो डे टू डे चैलेंजेस होते हैं, उसमें आप जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं चाहूँगी आज इस मंच पे हमारे साथ साझा करें। नमस्कार नम्रता जी, नमस्कार शोभा जी, जी बहुत अच्छा लग रहा है आज ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे एक बहुत थॉटफुल डिस्कशन के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरा जीवन दिव्यांगता में बर्थ के बाद से लेकर अभी 54 साल की उम्र है, अभी तक है। अभी तक जो भी अपने कानून बने उन कानूनों में हम अभी एक मैडम ने अभी बोला राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयबिलिटी, या मैं तो उसको बोलूं राइट टू लिविंग। लिविंग में सब कुछ आ जाता है जी। आप अलग से उसको डिफाइन करने की ऐसा जरूरत नहीं है। हम भी जन्म हुआ है अगर हमारा भारत देश में तो हमको भी हर चीज का इक्वली राइट है। तो राइट टू लिविंग इन ऑल रेस्पेक्ट होना चाहिए जी। मैंने 92 में एमकॉम फाइनल ईयर कंप्लीट किया अपना, पूरी एजुकेशन हुई, फैमिली बैकग्राउंड पूरा एजुकेटेड था। उसके बाद मैंने एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री ज्वाइन की और मैंने देखा किस तरह से चैलेंजेस लाइफ में हैं। उन चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए हमें खुद ही उठना पड़ा। कहीं पे भी सिस्टम का सपोर्ट उस समय अवेलेबल नहीं था, लेकिन आज की डेट पे काफी हद तक हम उस चीज में मामले को कवर अप कर पाए हैं। और मैं आपको बताऊं 92 में जब मैंने अपनी लिवलीहुड स्टार्ट की, उसके बाद 97-98 से मैंने एक एनजीओ को ज्वाइन किया और अभी तक मोर देन 5500 पीडब्ल्यूडीज को मैं अलग अलग वोकेशनल ट्रेनिंग दे चुका हूं। और वो जो ट्रेनिंग देते देते मैंने एक बार उन लोगों के बीच में काउंसलिंग कर रहा था, ये बात है 2008 और 9 की। मैंने कहा आप लोगों के बीच में किस तरह का बॉटलनेक है कि मैं पूरी तरह से ट्रेनिंग दे रहा हूं, ट्रेनिंग के लिए रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहा हूं, लेकिन कहीं पे कहीं कोई ना कोई एक हिच है, तो आप लोग प्लीज बताइए। तो मैं बताऊं वहां पे एक लेडी थी, उन्होंने मेरे को बोले सर आप जिस जगह पे ये हम लोगों की वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं वो एनवायरनमेंट पूरी तरह से बैरियर फ्री होता था। अभी 2015-16 से हम लोग उसको एक्सेसिबल वर्ल्ड कर रहे हैं जी। मैं आपको बताऊं मैंने 2008 से एक्सेसिबिलिटी के ऊपर बैरियर फ्री एनवायरनमेंट करके डेडिकेटेड वर्कशॉप्स करी हैं कानपुर शहर में, और अभी तक 5 वर्कशॉप करी है और मोर देन
4,000 लोगों को इन्वॉल्व किया ठीक है अभी तक सुनील इस जी, movement में। असेसिबिलिटी का आपने जिक्र किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वर्ड अपने आप में। इस पर मैं आपसे आगे सवाल करूंगी क्योंकि आप काम कर रहे हैं लोगों के बीच और आप डे टू डे जो चैलेंजेस हैं उसको आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। शोभा जी, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, मैं समझना चाहूँगी इसका कानूनी लीगल डेफिनेशन क्या है? सी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब है, कानून कहता है the person who has 40% disability Okay. or more than 40% of disability would fall in this category. वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आएंगे, वो फॉल इन करेंगे। ठीक है। तो उस कैटेगरी में आने के लिए 40% का डिसेबिलिटी या उससे ज़्यादा का होना अति आवश्यक है। ठीक है, इसमें एक और मेरा सवाल होगा जो कैटेगराइज किया गया है 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ जो लॉ के अकॉर्डिंग भी डिसेबल्ड पर्सन को डिफाइन करती हैं, तो ये 21 ही हैं या फिर इसमें जो परसेंटेज उसके हिसाब से कुछ चेंजेस आता है? परसेंटेज पे भी चेंजेस आता है, बट जो 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज ऑलरेडी एक्नॉलेज की गई हैं इस एक्ट में, वो डिपेंड करता है कि 40% जो डिसेबल्ड और दूसरा पर्सन है, अगर वो उसमें फॉल इन नहीं कर रहे हैं, लेट्स से वो किसी और वजह से नहीं आ रहे हैं उसमें, बट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो भी रिलीफ ले सकते हैं इसमें। जी, ओके। रावी जी, संविधान तो मूल है, मतलब बेस है, हमारा आधार है, हमारे लॉ वहीं से बनते हैं और वो उसका मूल सोर्स है। संविधान किस तरीके से डिसेबिलिटी को डिफाइन करता है, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा बताएं। और जो हमारे दिव्यांगजन है उनके जो अधिकार हैं या समाज में इक्वल राइट्स के साथ जीने का अधिकार है, उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से उसको पूरी तरीके से परिभाषित कर रहा है? ये भी आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा है। सबसे पहले तो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, एंड ऑफ कोर्स जो डिवाइनली एबल्ड लोग हैं वो उसमें इंक्लूडेड है। हम अगर आर्टिकल 15 की बात करें विच प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इट सेज कि आप डिवाइनली एबल्ड लोगों के अगेंस्ट भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें, दैट टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन, एंड एज वी ऑल नो डिवाइनली एबल्ड लोगों के लिए रिजर्वेशन राइट्स हैं। आर्टिकल 19(1)(g) की अगर हम बात करें, इट टॉक्स अबाउट राइट टू कैरी आउट एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, एंड एक डिवाइनली एबल्ड पर्सन भी कोई भी तरह का ट्रेड, ऑक्यूपेशन और बिजनेस को कैरी आउट कर सकते हैं। आर्टिकल 21 जो कि राइट एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में है, उसके अकॉर्डिंग एक डिवाइनली एबल्ड पर्सन को भी एक राइट टू कंप्लीट डिग्निफाइड लाइफ अवेलेबल है। आर्टिकल 41 जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का, उसकी स्पेसिफिकली हम बात करें तो उसमें बोला गया है कि स्टेट को प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे फॉर एक्सेसिबिलिटी, एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफ द डिवाइनली एबल्ड पीपल। एंड आर्टिकल 46 ऑल्सो टॉक्स अबाउट वीकर सेक्शंस, और कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिवाइनली एबल्ड लोगों के लिए भी इंटरप्रेट किया है। फिर जैसे मैंने प्रज्ञा प्रसून के जजमेंट की बात करी जिसमें बोला कि जो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी है वो आप डिवाइनली एबल्ड लोगों को दो। सो बेसिकली एक पॉलिसी डिसीजन से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की तरह एलिवेट कर दिया है कि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। और इस जजमेंट के बाद वेरी इंटरेस्टिंगली सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने सर्कुलर्स निकाले हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, बैंकिंग के लिए, कि आप डिजिटल एक्सेसिबिलिटी डिवाइनली एबल्ड लोगों को प्रोवाइड करें और ह्यूमन सपोर्ट भी एज एन ऑल्टरनेट इनको दें। इसके अलावा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन लोगों ने भी अपने ड्राफ्ट रेगुलेशंस बनाए हैं, लेकिन अभी वो एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, कि जैसे उसमें जो इम्पेयर्ड लोग हैं या फिर जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए साइंस होंगे, सिग्नल्स होंगे, ऑडियो विजुअल्स होंगे, कैप्शंस होंगे, और सून आई बिलीव ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। देन जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उनके लिए भी सर्कुलर्स आए हैं। और मेरा एक पर्सनल सजेशंस है कि बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम खरीदारी करते हैं, कैब्स बुक करते हैं, खाना बुक करते हैं, तो मुझे लगता है कि डिवाइनली एबल्ड लोगों के लिए जो बहुत सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं लाइक सेप्टेजेनरेनियंस अबव 70 ईयर्स ऑफ एज, ऑक्टोजेनरेनियंस अबव 80 ईयर्स ऑफ एज, ऐसे लोगों के लिए मैं समझती हूँ दैट वी शुड हैव सेपरेट हेल्पलाइंस जो काम होने के बाद भी उनको फ़ोन करें और उनको पूछे कि वो सुविधा से या जो भी उन्होंने चीज़ खरीदी है वो सही है कि नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी कि प्रज्ञा प्रसून की जजमेंट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसेबल्ड लोगों की बात करी है, एसिड अटैक विक्टिम्स की भी बात करी है, जिनका फेस डिसफिगर हो जाता है उनकी भी बात करी है, और जो उनको केवाईसी बैंकिंग में दिक्कत आती है उन चीज़ों के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स कपल विद प्रज्ञा प्रसून्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। बिल्कुल सुनील जी, यहाँ पे असेसिबिलिटी जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था
क्या सिर्फ व्हील चेयर तक सीमित मान लेते हैं, या आपसे मैं समझना चाहूँगी सरल शब्दों में असेसिबल होने का सही अर्थ क्या है, खासकर अगर हम डिसेबल्ड की बात कर रहे हैं? देखिए, मेरा मेन फोकस रहता है लोकोमोटिव डिसेबिलिटी पे, क्योंकि मैं खुद भी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी का हूं। अभी क्या है, आप देखिए, एक्सेसिबिलिटी का मतलब मैक्सिमम रूप में 4 चीजें ही सामने आ रही हैं कि अगर कोई बिल्डिंग बनी है तो वहां पे आप रैंप लगा दीजिए, उसके बगल में साइड में रेलिंग लगा दीजिए, थोड़े पैसे और जगह है तो लिफ्ट लगा दीजिए, और उससे आगे अगर थोड़ा बड़े हैं तो वॉशेबल, आप रेस्ट रूम्स को एक्सेसिबल कर दीजिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं 2017 से कुछ एक्सेसिबिलिटी के मैंने न्यू नैरेटिव्स लिखे हैं, उसके ऊपर मोर देन 200 टॉक्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग जगह पे करे हैं। आपके चैनल पे भी मैं मार्च में आया था, लास्ट मार्च में। तो आप ये देखिए, तो हमारे 7 मैंने जो पॉइंट्स रखे हैं, उनमें पहला सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि आज की डेट पे मॉड्यूलर फर्नीचर का जमाना है। हमारे ऑफिस में सब मोल्डिंग चेयर्स होती हैं। मैं जो अपने पैनल डिस्कशन में आज 2 मैडम बैठी हैं, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखिए, पहले हम लोगों के घरों में क्या होती थी, पाए वाली चेयर होती थी। अगर कोई भी बंदा उसके ऊपर बैठ रहा है तो जब तक वो नहीं हिलेगा वो चेयर नहीं हिलती थी। अभी रिवॉल्विंग चेयर्स और मोल्डेड चेयर का जमाना है। हमारे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में वो चेयर हमारे बैठने के लिए कर्स है, और अगर हम एक बार बैठ गए तो खड़े होने के लिए जब तक कोई पीछे से सपोर्ट नहीं करेगा तब तक हम उससे खड़े ही नहीं हो सकते। पहला ये नैरेटिव है। सेकंड नैरेटिव आप देखिए कि हमारे डिसेबिलिटी के लिए हम लोग बहुत सारे सोशल इश्यूज के प्रोग्राम करते हैं। एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट हम लोग क्या होता है, जमीन में कारपेटिंग वगैरह करते हैं, दरी वगैरह बिछा देते हैं। जब किसी भी हम सरफेस के ऊपर कोई सॉफ्ट सरफेस बिछा देते हैं तो वो जो सरफेस होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। जो भी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लोग हैं वो उस पर जब चलते हैं तो उनकी कैलिपर, क्रैचेस, वॉकर, इवन जो व्हीलचेयर वाले हैं उनके व्हील उसमें फंसते हैं, जिससे बहुत बार गिरते हैं। मैं भी बहुत बार गिरा हूं। हमारी दोनों तरफ की भौहें आज जो सबसे ज्यादा फटी हुई हैं वो उसी वजह से फटी हुई हैं। थर्ड पॉइंट में आपको डिस्कस करूं कि आज की डेट पे वॉशेबल्स, आप देखिए, मेल यूरिनल की मैं बात कर रहा हूं, पब्लिक प्लेसेस में जो बनते हैं उनमें क्या होता है, आपने लाइन से 3, 4, 5 वॉशरूम्स मेल के लिए बना दिए, उनकी सबकी हाइट एक जैसी है। भैया आप वॉशरूम्स बना रहे हो, पॉट लगा रहे हो, अगर 1-2 नीचे लो हाइट के हो जाएंगे तो हमारे तरह जिस तरह से लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लोगों की जल्दी ज्यादा हाइट नहीं होती है तो वो आराम से इसको यूज कर सकते हैं। अभी एक सबसे बड़ा एक फैशन क्या आ गया, वहां पे एक स्टेप बना देते हैं, वो बहुत ज्यादा कर्ज है। बिल्कुल सुनील जी, आपके ये 7 पॉइंट्स मुझे याद है हमने पहले भी इस पे चर्चा की थी, और मैं निश्चित रूप से इन 7 पॉइंट्स को ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों तक, जो सनसेट टीवी के दर्शक हैं लोग हैं, उन तक पहुंचाएंगे, ताकि ये जो 7 पॉइंट्स है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि आप उसको महसूस कर रहे हैं, उसे डे टू डे डील कर रहे हैं। चूँकि वक्त की थोड़ी सी कमी है इसलिए मैं प्रश्नों की अपनी श्रृंखला में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगी शोभा जी के माध्यम से। शोभा जी, हायर एजुकेशन में 5% आरक्षण की अगर बात करें तो प्रैक्टिकली इसे कैसे लागू किया जाना चाहिए, और सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का जो प्रावधान है वो क्या कहता है, और इसे किस तरीके से पूरा इसमें डिफाइन किया गया है या रखा गया है? जी, सेक्शन 32 ऑफ द एक्ट, दिस गिव्स अ काइंड ऑफ रिजर्वेशन ऑफ 5% in a government colleges or any institution which is government aided. That the person with the disability, my sister rightly addressed them as a divinely able. Divinely able. That's why we say दिव्यांगजन। प्रधानमंत्री जी ने जो नाम दिया है वो दिव्यांग दिया है, दिव्यांगों वाला। So 5% reservation is there for the specially abled students in higher education. See, this 5% reservation gives them a ladder to fulfill their dreams. Likewise, 4% reservation is in government institutions, government offices, and the private companies also. It is mandatory to reserve 4% seats and the jobs for the specially abled persons. And the government is encouraging such companies who reserves the seats. Actually, they give the subsidy, they give the other benefits, tax benefits, if you have this 4% reservation for the specially abled person. So this 5% and the 4% reservation is very, very important for the specially abled person, to make them feel and to have that kind of criteria that yes, we are also equal. And
समानता का अधिकार, समान नागरिकता, समान अपॉर्चुनिटीज. सो दिस एक्ट इज अ एक्सीलेंट एक्ट. डेफिनेटली. रावी जी, लॉ है, कानून है, नियम है, पर कई बार ऐसा होता है कि वायलेशन हो जाता है या फिर जो मेरा राइट है वो मुझे नहीं मिल रहा है. कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे यही नहीं पता है कि मेरे राइट्स क्या हैं. ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं. मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अगर किसी खासकर डिसेबिलिटी एक्ट में अगर लॉ का वायलेशन होता है या किसी डिसेबल्ड पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके जो राइट्स हैं उसे नहीं मिल रहे हैं, वो कहाँ जाए, कैसे दरवाज़ा खटखटाए, पूरा प्रोसेस मैं आपसे समझना चाहूँगी. किस तरीके से वो फर्स्ट स्टेप उठा सकता है. आपने एक बहुत ही ज़रूरी बात करी है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर दी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, एवरी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मिनिमम 20 एम्प्लॉइज़ है, देयर मैंडेटरली हैज़ टू बी अ ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर. आप उसके पास जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या किसी भी तरह की हो. सपोजिंग आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप सीधे तो उनकी कंप्लेंट का जो उन्होंने डिसीजन दिया है या इवन अदरवाइज डायरेक्टली भी आप स्टेट कमिश्नर के पास जा सकते हैं. देन वी ऑल्सो हैव द चीफ कमिश्नर फॉर बिगर ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर बिगर मैटर्स. उसके अलावा वी हैव गॉट सिविल कोर्ट, जहाँ पे आप अगर किसी ने आपको तंग किया है तो आप डैमेजेस का, कॉम्पनसेशन का सिविल सूट भी डाल सकते हैं, पर याद रखिएगा उसमें कुछ कोर्ट फीस लगती है. फिर अगर आपको किसी ने ह्यूमिलिएट किया है, वर्बली अब्यूज़ किया है, फिजिकली अब्यूज़ किया है, तो उसके लिए आप इवन मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, पुलिस के पास भी जा सकते हैं. यू कैन ऑल्सो गो टू ऑनरेबल हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 of the Constitution of India, filing a writ petition for violation of your fundamental rights. आप आर्टिकल 32 of the Constitution of India के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी आप अपनी पिटिशन फाइल कर सकते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्रोगेट हुए हैं. देन अंडर द PWD एक्ट ऑल्सो यू हैव गॉट सर्टन स्पेशल कोर्ट्स मेड जिनके लिए मैंडेटरी है कि वो इन केसेस को स्पेशल तरीके से करेंगी और जल्दी डिस्पोजल करेंगे. सो दीज आर सम ऑफ द रेमेडीज. लेकिन अगर आप इन प्रोविजंस को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रोविजंस तो खूब सारे हैं पर उनमें कुछ कुछ लूप होल्स हैं. जैसे कि अगर आप आर्टिकल सेक्शन 76 देखेंगे आप पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का, तो उसमें लिखा है कि जो चीफ कमिश्नर हैं वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं अपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन को रिकमेंडेशन फॉलो करनी पड़ेगी. लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंडेशन फॉलो नहीं करी है तो वो रीजंस देगी कि उन्होंने फॉलो क्यों नहीं किए. अब इसके बाद क्या होता है, इंडिविजुअल्स का बड़ा हरासमेंट होता है, उनको हाई कोर्ट जाके चैलेंज करना पड़ता है रिकमेंडेशंस क्यों नहीं फॉलो करी गई. एंड हालांकि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिन्होंने कहा है कि आर्टिकल सेक्शन 76 का एक बहुत प्रैग्मेटिक और ब्रॉड व्यू होना चाहिए और अगर ऐसा कोई रिकमेंडेशन चीफ कमिश्नर देता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को मैंडेटरली फॉलो करना चाहिए, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए. कुछ इम्पॉसिबल कंडीशंस हो तभी आप उन कंडीशंस को फॉलो ना करें. पर मैं समझती हूँ इस लॉ की लूपहोल को फुलफिल करना चाहिए. जो सेक्शन 76 कहता है कि चीफ कमिश्नर रिकमेंडेशन देंगे उसको मैंडेटरी बना देना चाहिए. फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम है तो वो जाके हाईकोर्ट में रिट में चैलेंज करें, इंडिविजुअल उसको कंप्लायंस ना होने के लिए क्यों चैलेंज करे. सेकंड, मैं समझती हूँ जैसे हमें हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग्स मिलती हैं, इवन चीफ कमिश्नर के पास और स्टेट कमिश्नर के पास जो हियरिंग्स होती हैं उनको भी ऑनलाइन वर्चुअल मोड से होना चाहिए ताकि एक डिवाइनली एबल पर्सन अपने घर के कंफर्ट में बैठ के उस हियरिंग को कर सके. और उन हियरिंग्स को प्रिजर्व करना चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो विक्टिम के पास भी जरूर ईमेल के तहत भेजनी चाहिए. पब्लिकली दिखाने की जरूरत नहीं है हियरिंग्स को, बट प्रिजर्व करके गवर्नमेंट अथॉरिटीज के यूज के लिए रखना चाहिए. बिल्कुल, दीज आर द पॉइंट्स जिस पे मुझे लगता है काम करने की और ज़्यादा ज़रूरत है. सुनील जी, एक शब्द है पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन. मैं समझना चाहूँगी आपसे कि क्या ये सिर्फ इलाज तक सीमित है या रिहैबिलिटेशन जो है उसमें किस तरीके से जो पुनर्वास है उसे जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके कौन कौन से पहलू हैं जो आपको लगता है अक्सर नज़रअंदाज किए जा सकते हैं. और साथ ही रिक्वेस्ट की थोड़ा प्रिसाइजली आंसर, क्योंकि हमारे साथ 3 गेस्ट हैं और समय की अपनी सीमा है. आपने एम्प्लॉयबिलिटी की बात करी और उनके लिए जॉब क्रिएशन की बात करी. अभी देखिए जिस तरह के हम लोगों ने काम किए हैं, लेकिन अभी 3-4 साल से एक नया कॉन्सेप्ट आया है ओडीओपी. मैंने तो 2-3 बार गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी मैंने लिखा कि ओडीओपी स्कीम इज द बून फॉर द डिसेबिलिटी एम्प्लॉयबिलिटी, क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज होता है मोबिलिटी का. हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमारे साथ बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं. हर आदमी सुनील मंगल नहीं होता कि कहीं पे भी चले जाएं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. तो उसके लिए जिस भी शहर में, जिस भी कस्बे में, आज भारत देश बहुत सारी विधाओं से और विविध तरह के उत्पादों से भरा हुआ है. तो हमारा तो गवर्नमेंट से, ये गवर्नमेंट मशीनरी से एक ये दरखास्त रहेगी
कि आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी ओडीओपी की स्कीम्स है, इस स्कीम्स को एक अलग सेक्शन बना करके डिसेबिलिटी को फेवर करते हुए उनके लिए अगर लोकल रिसोर्सेज पे उन्हीं के शहर के प्रोडक्ट से अगर उनको हम जोड़ते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं, स्किल ओरिएंटेशन करते हैं और उनके लिए कहीं ना कहीं फाइनेंस स्टेबिलिटी भी कराते हैं, तो शायद एक नया एक रास्ता बन सकता है। जी। ये मेरा भी मानना है। बिल्कुल। शोभा जी, आपसे मैं दो क्वेश्चंस क्लब करना चाहूँगी। एक तो कि क्या केवल आरक्षण जो है, रिजर्वेशन, वही काफ़ी है या एक्सेसिबिलिटी और सुविधाएं भी कानूनी रूप से उतनी ही अनिवार्य हैं? और दूसरा कि जैसा कि पहले भी हमने बात की थी कि अगर वायलेशन होता है एक्ट का, पनिशमेंट को लेके क्या प्रावधान है? See, Section 89 of the Act, it says, it's, you know why I say that's a compact act? It provides everything, and there is a provision of auditing also. In Section 43, 48, it provides the auditation. कि ऑडिट होगा। Okay. जब ये रिजर्वेशंस का प्रोविजंस है, अदर फैसिलिटीज का प्रोविजंस है, तो ऑडिटिंग होगी उसकी कि वो सारी इंस्टीट्यूशन उसके पैरामीटर्स को एक्ट के अकॉर्डिंगली फॉलो कर रही है या नहीं। सेकेंड एस्पेक्ट, यू आस्क अबाउट द पनिशमेंट। सेक्शन 89 सेज इफ एनी इंस्टीट्यूशन, be it educational, government, and they fail to follow the parameters of the law, then there is a punishment provision. Initially it starts from 10,000 rupees to 5 lakh rupees. Repetition pay it would increase. Okay. So the act provides everything. The only thing is कि थोड़ा execution को तेज होना जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल। एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो है, अदरवाइज अगर उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपरली किया जाता है then it is a perfect act. That's बिल्कुल। what I say. बिल्कुल। रावी जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि नौकरी और रोजगार से जुड़े कानूनों के मुताबिक दिव्यांग कर्मचारी के कौन कौन से अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो आरक्षण की बात हो, सुरक्षित माहौल की बात हो या फिर उनकी ज़रूरत के हिसाब से बदली हुई सुविधाओं की बात हो, क्योंकि अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी है, अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं, तो जाहिर तौर पे जो सुविधाएं हैं वो भी अलग अलग तरह की ही चाहिए। बिफोर आई आंसर द पर्टिकुलर क्वेश्चन, अभी मैं आपको बता दूं 21 नवंबर 2025 को जो इंडिया के लेबर कोड्स हैं जिन्होंने 29 लेबर लॉस को कंसोलिडेट किया है वो इम्प्लीमेंट हो गए बिल्कुल। अब इसके तहत आपका मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट 1972, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, BOCW बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 और बहुत सारे लॉज इसमें मर्ज हो गए हैं। तो जो डिवाइनली एबल लोग हैं उनको भी इन लॉस के तहत और अर्स्टवाइल लॉस के तहत इक्वल वेजेस मिलेंगी, मिनिमम वेजेस मिलेंगी, टाइम से वेजेस मिलेंगी, सोशल सिक्योरिटी में उनका प्रोविडेंट फंड जाएगा, जहां ESI एप्लीकेबल है उनको ESI का बेनिफिट मिलेगा, जब वो 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको ग्रेच्युटी मिलेगी और जहां जहां बोनस एप्लीकेबल है उनको बोनस भी मिलेगा। फिर अगर वो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं तो उनको लीव्स मिलेंगी, हॉलीडेज मिलेंगी, ओवर टाइम काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम मिलेगा। यही चीज़ अगर वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट के जो प्रोविजन है erstwhile and now the new OH कोड्स उसके हिसाब से मिलेगा। देन इसके अलावा ये तो उनको नॉर्मल लोगों के बेनिफिट्स मिल गए जो उनको पूरे मिलेंगे, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का नहीं हो सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट में स्पेशली रेगुलेशंस हैं कि उनको स्पेशल लीव, स्पेशल पे मिलेंगे और अभी रिसेंटली कंसेप्ट आया है रिल का, वर्क रिलेटेड इलनेस लीव, जिसने स्पेशल लीव को, स्पेशल पे को रिप्लेस किया है। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर कोई इलनेस रिलेटेड टू वर्क होता है, इंजरी रिलेटेड टू वर्क होता है तो उसकी भी उनको स्पेशल लीव्स और पे दिए जाएंगे। और एक और भी मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट भी है हमारी कंट्री में जो कि मर्ज हो गया है और अगर किसी को डिसेबलमेंट होती है या इंजरी होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क तो उसके तहत भी आपको कॉम्पनसेशंस मिल सकती हैं। तो हर एक चीज़ का प्रोविजन है, बट अगेन वी हैव गॉट नो डर्थ ऑफ लॉज, वी नीड मोर एग्जीक्यूशन अवेयरनेस जो कि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट खूब अच्छे से कर भी, बिल्कुल, जिसका जिक्र शोभा जी ने भी थोड़ी देर पहले किया था। चूंकि अब मुझे लगता है इसको रैप अप करने का टाइम हो गया है और समय बहुत तेज़ी से चलता है और बहुत सारे प्रश्न अभी मेरे जहन में हैं, मुझे लगता है मेरे दर्शकों के भी जहन में होंगे, लेकिन वक्त की अपनी मर्यादा है। सुनील जी, क्लोजिंग कमेंट 2 लाइन में। मेरा सिर्फ एक ये मानना है कि आज जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो भी हेड ऑफ द उस डिपार्टमेंट का जो भी बंदा है, जो भी ऑफिसर है, जो भी कमिश्नर हैं या जो भी डायरेक्टर्स हैं, उनको ग्राउंड फ्लोर पे अपना ऑफिस को शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की पोजीशन, बॉम्बे की पोजीशन अलग है कि वहां पे लिफ्ट हर समय चलती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने कल 2 ऑफिसेस को विजिट किया
और वहां मैं ऑफिसर से इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उन्होंने बोला हमारी लिफ्ट नहीं चल रही है, और उन्होंने मैसेंजर को भेजा। मैसेंजर हमेशा मैसेंजर का ही काम करेगा, वो हमारी चीज को पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके जितने भी एचओडीज हैं, वो सब ग्राउंड लेवल पे बैठे तो शायद हम अपनी बात को अच्छी तरह से एड्रेस किए जाने की जरूरत है। सुनील जी, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। शोभा जी, आपका एक क्लोजिंग कमेंट मैं चाहूंगी, क्योंकि हम इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे भी मना रहे हैं और हम बहुत गर्व के साथ ये कहते हैं कि अगर दिव्य अंगों से युक्त जो हमारे लोग हैं वो कहीं से कम नहीं है, एकदम सामान्य है, लेकिन समाज की भागीदारी उतनी बनती है कि आप उन्हें सहयोग करें, सपोर्ट करें कंपैशन के साथ। Yes, absolutely right, ma'am. They are not the beneficiary of any reservation, any act, but they are our joint responsibility. कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, समाज की हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि ये जो दिव्यांग लोग हैं ये हमारे ही तरह का साधारण जीवन जैसा हम डे टू डे जीते हैं, दे आर इक्वली एंटाइटल्ड टू हैव द नॉर्मल एंड अ कॉमन लाइफ लाइक वी गाइज आर हैविंग। सो आई विश यू गुड लक दैट यू आर डूइंग दिस प्रोग्राम फॉर द स्पेशली डिसेबल्ड पीपल एंड Congratulations. रावी जी, क्लोजिंग कमेंट। मैं बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, हो भी रहे हैं। दो चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगी। देखिए, उनको थोड़ी सी कुछ चीज़ कम मिली, हम लोग एज ह्यूमंस उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। जहाँ पे डिवाइनली लोग एम्प्लॉयड हैं उनकी वेजेस हम थोड़ी सी हायर कर दें ताकि उनको बेटर पे मिले और वो सोचे कि ठीक है कोई चीज़ कम मिली है तो कोई ज़्यादा भी तो मिल रही है। बट यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन देना चाहूँगी। हमारी कंट्री में और ऑल ओवर ग्लोबली भी चीज़ें मिसयूज़ हो जाती हैं। तो कोई अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट फैब्रिकेट करता है तो वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टी होनी चाहिए। एंड नॉट अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है, people do fabrication and there is a provision for the penalty if you if you misuse this reservation or anything pertaining to this act. बहुत सारे आए हैं because they get the false and fabricated manufactured document that we are 40%, we fall into the benchmark disability. So the law is very stringent on this aspect. जी। और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी, I mean you know कई बारी अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी हो जाता है, थोड़े से ज़्यादा पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, तो देयरफॉर ऐसे केसेस में भी डिसेबिलिटी के बेनिफिट्स नहीं देने चाहिए। एक सजेशन मैं और देना चाहूँगी कि जैसे टेंडर्स निकलते हैं गवर्नमेंट्स के, PSUs के, तो आप उनको बोलें कि जो पैसा दे रहे हैं उसी में काम होगा, क्वालिटी वर्क होगा, क्वांटिटी वर्क होगा, काम में कमी नहीं आएगी। लेकिन जिन लोगों ने डिवाइनली एबल्ड लोगों को रखा, क्वालिटी काम देते हुए, क्वांटिटेटिव वर्क देते हुए, पैसे ना ज़्यादा मांगते हुए, पर जिन्होंने एक्स्ट्रा डिवाइनली एबल्ड लोगों को अच्छा काम दिया, अपने पास रखा, उनको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। ये एक दो सजेशन। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शोभा जी। थैंक यू सो मच एडवोकेट शोभा, रावी जी आपका, सुनील जी आपका, क्योंकि कॉन्वर्सेशन बहुत ही पॉजिटिव नोट पे यहाँ पे एंड हो रही है। हमें ये समझना होगा क्योंकि नाम ही दिया गया है दिव्यांगजन, तो अपने दिव्यांगों के साथ वो कितना बेहतर कर सकते हैं और उनके लिए वो एक्सेसिबल माहौल बनाना हमारी, आपकी, सरकार की, हम सब की जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम को आप सनसद टीवी के तमाम यूट्यूब चैनल्स पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।